नवंबर 2016 टीवी स्क्रीन पर अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होती है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को एड्रेस करने आते हैं। उनके चंद शब्दों ने पूरे देश की सांसें रोक दी। ऐलान हुआ कि 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे से भारत में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जा रहे हैं। ये महज कागज के टुकड़े रह जाएंगे और लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इस ऐलान के बाद भारत की सड़कों, बाजारों और घरों में हलचल मच गई। लेकिन इस फैसले का असली भूकंप दिल्ली या मुंबई में नहीं, बल्कि सरहद पार पाकिस्तान के कराची शहर में आया था। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने रातों रात एक बड़े साम्राज्य की जड़ें उखाड़ फेंकी। और भारत के इस ऐतिहासिक फैसले के ठीक 26 दिन बाद कराची में एक ऐसी मौत होती है जो पूरी तरह गुमनाम होती है। ये मौत किसी आम इंसान की नहीं, ये मौत उस शख्स की थी जो पाकिस्तान में हवाला, नकली नोट और अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा सरगना था। वो एक ऐसा खूंखार दुश्मन था जिसने भारत को बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। साल 1947 का वो दौर जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था। लाखों लोग अपना घर, अपनी जमीन और अपना सदियों पुराना कारोबार छोड़कर नई बनी सरहदों को लांघ रहे थे। इस उथल पुथल के बीच गुजरात का एक व्यापारी परिवार भी अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान की जमीन पर कदम रख रहा था। उस परिवार के मुखिया थे अब्दुल सत्तार खनानी। अब्दुल सत्तार गुजराती मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे, एक ऐसा कम्युनिटी जिसके बारे में कहा जाता है कि व्यापार उनके खून में दौड़ता है। ये वो लोग थे जो जुबान के पक्के और सौदे के बेहद माहिर माने जाते थे। जब सत्तार खनानी पाकिस्तान के कराची पहुंचे तो हालात बद से बदतर थे। जेब में पैसे नहीं थे, सिर पर छत नहीं थी, लेकिन वो किसी की गुलामी या नौकरी नहीं करना चाहते थे। करेंगे तो सिर्फ अपना बिजनेस। उन्होंने कराची के बोल्टन मार्केट में फुटपाथ पर एक छोटी सी चलती फिरती करेंसी एक्सचेंज की दुकान खोली। लोग उनके पास दूसरे देशों की करेंसी लेकर आते और वो उसे बदलकर पाकिस्तानी नोट थमा देते। धीरे धीरे इसी से उनकी रोजी रोटी चलने लगी। 2 मई 1961 सत्तार खनानी के घर जुड़वा बेटों ने जन्म लिया। एक का नाम रखा गया जावेद और दूसरे का अल्ताफ। ये दोनों बच्चे जब बड़े हुए तो पिता के साथ उसी बिजनेस में जुड़ गए। उन्होंने फॉरेन करेंसी के इस बिजनेस को इतनी बारीकी से समझा कि 1980 के दशक की शुरुआत तक आते आते दोनों भाइयों ने पिता का पूरा कारोबार अपने हाथों में ले लिया था। इसी दौर में कराची के व्यापारिक गलियारों में एक और नाम तेजी से उभर रहा था, हनीफ कालिया। हनीफ का काम भी करेंसी के इर्द गिर्द घूमता था, लेकिन उसका तरीका अलग था। वो प्राइस बॉन्ड ट्रेडिंग का काम करता था। उस वक्त पाकिस्तान सरकार की एक स्कीम थी जिसमें लोग फिक्स्ड प्राइस का प्राइस बॉन्ड खरीदते थे। इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता था, लेकिन लकी ड्रॉ के जरिए भारी इनाम जीतने का मौका होता था। हनीफ जैसे चतुर ट्रेडर लकी ड्रॉ से ठीक पहले बाजार में ये अफवाह फैला देते थे कि किस नंबर के बॉन्ड पर इनाम जीतने के चांस सबसे ज्यादा है, और वो बॉन्ड उनके पास रहता था। 1000 रुपए का बॉन्ड 1500 रुपए में खरीदा जाता और बाजार में आर्टिफिशियल डिमांड पैदा करके उसे और भी महंगे दामों पर नीलाम किया जाता। इसी चालाकी से हनीफ ने काफी दौलत बनाई। जैसे जैसे 90 का दशक करीब आ रहा था, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए खुल रही थी। गल्फ देशों में काम करने वाले पाकिस्तानी मजदूर बोरिया भर भर कर पैसा अपने देश भेज रहे थे। ये वो वक्त था जब खनानी ब्रदर्स को समझ आ गया कि अगर उन्हें बड़ा खिलाड़ी बनना है तो उन्हें किसी मजबूत साथी की जरूरत होगी। उनकी नजर हनीफ कालिया और उसके बेटे हुजैफा पर पड़ी, जिनके पास पैसा भी था और पहचान भी। अल्ताफ और जावेद ने हुजैफा के साथ मिलकर एक सीक्रेट मीटिंग की। जावेद ने हुजैफा को कहा, हुजैफा, अगर हम इस बिखरे हुए बाजार को एक कर ले तो पूरा पाकिस्तान हमारी मुट्ठी में होगा। हुजैफा ने भी हामी भरी। दोनों परिवारों ने हाथ मिला लिया और यहीं से नींव पड़ी खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल KKI की। शुरुआत में KKI कराची के बोल्टन मार्केट में एक साधारण सी फॉरेन करेंसी की दुकान लगती थी, लेकिन जावेद खनानी ने पाकिस्तान के अंदर का पूरा काम संभाला, जबकि अल्ताफ खनानी दुबई के लिए रवाना हो गया। अल्ताफ ने दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क और टोरंटो में अपने आदमी बिठा दिए। देखते ही देखते पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का 40% हिस्सा इस एक कंपनी के कब्जे में आ गया। बाहर से ये एक व्हाइट कॉलर कंपनी थी, लेकिन अंदर हवाला का वो काला कारोबार चल रहा था जिसने बड़े बड़े राजनेताओं और अफसरों को इनका गुलाम बना दिया था। कराची में एक आदमी जावेद को नोटों से भरा बैग देता और चंद मिनटों में दुबई में अल्ताफ का आदमी उतनी ही रकम किसी और को सौंप देता। मेमन कम्युनिटी के इस उसूल की जुबान दे दी तो मुकरेंगे नहीं ने खनानी ब्रदर्स को अंडरवर्ल्ड का सबसे भरोसेमंद बैंकर बना दिया था। काले धन को सफेद करने का यह सबसे बड़ा वॉशिंग मशीन बन चुका था। साल 1993 मुंबई, एक के बाद एक हुए कई बम धमाकों ने भारत की रूह कपा दी थी। इन धमाकों का मास्टरमाइंड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भारत से फरार होकर दुबई और फिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की पनाह में पाकिस्तान पहुंच चुका था। ISI का मकसद साफ था, इस शैतान को अपने यहां पालना और भारत के खिलाफ खूनी साजिशें रचना। दाऊद के पास नशे, हथियारों की तस्करी और एक्सटॉर्शन का बेहिसाब पैसा था, लेकिन उस दौलत का क्या फायदा जिसे वो अपने गुर्गों तक ना पहुंचा सके। दाऊद को बैंक सिस्टम से बाहर एक ऐसे रास्ते की तलाश थी जहां से वो बिना कोई सुराग छोड़े करोड़ों डॉलर दुनिया के किसी भी कोने में भेज सके। दाऊद की यही तलाश खत्म हुई खनानी ब्रदर्स के दरवाजे पर। कराची के एक आलिशान और खुफिया बंगले में दाऊद और खनानी ब्रदर्स की पहली मुलाकात हुई। दाऊद ने अल्ताफ से कहा, मेरे पास वो ताकत है जो हुकूमतों को हिला सकती है, लेकिन मुझे उस ताकत को पूरी दुनिया की नसों में दौड़ाने के लिए तुम्हारा ये हवाला नेटवर्क चाहिए। बदले में तुम्हें इतनी दौलत मिलेगी जितनी तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची होगी। अल्ताफ और जावेद, जिनकी आंखों में सिर्फ पैसे की भूख थी, उन्होंने बिना एक पल गवाए दाऊद से हाथ मिला लिया। दाऊद के काले साम्राज्य को संभालने के लिए इन दोनों भाइयों ने खनानी MLO मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक नया खुफिया ऑर्गेनाइजेशन ही खड़ा कर दिया। इनका काम था दाऊद का पैसा संभालना और उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना। कराची के सदर बाजार से लेकर दुबई, टोरंटो और ईस्ट अफ्रीका तक इनका नेटवर्क फैल गया। मेक्सिको के ड्रग कार्टेल का पैसा हो, गल्फ कंट्रीज से आने वाला आतंकी फंड हो, या लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के अकाउंट सेटल करना हो, ये सब खनानी ब्रदर्स के इशारों पर हो रहा था। जावेद खनानी किसी फिल्मी विलेन जैसा नहीं दिखता था। आंखों पर चश्मा, शांत स्वभाव, एक साधारण से अकाउंटेंट जैसी भाषा, लेकिन इस शांत चेहरे के पीछे एक ऐसा खूंखार दिमाग था जो सालाना 14 से 16 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। पाकिस्तान का डीप स्टेट और ISI जब भी बिना फिंगरप्रिंट छोड़े आतंकी नेटवर्क को पैसा भेजते तो वो जावेद और अल्ताफ के हाथों से ही होकर गुजरता था। दाऊद इब्राहिम और ISI के इशारों पर खनानी ब्रदर्स ने भारत के खिलाफ एक खतरनाक जंग छेड़ दी थी। इन्होंने फेक इंडियन करेंसी नोट्स FICN छापने का एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया। ये कोई आम नकली नोट नहीं थे, इन्हें सिक्योरिटी ग्रेड पेपर पर छापा जाता था।
जिनमें असली नोटों की तरह वाटरमार्क और खास फाइबर लगे होते थे। ये सुपर नोट्स इतने सटीक थे कि कई बार एटीएम के सेंसर भी धोखा खा जाते थे। इन नोटों की छपाई पाकिस्तान के अंदर सुरक्षित और स्टेट प्रोटेक्टेड फैसिलिटी में होती थी। वहां से दुबई, काठमांडू, ढाका और कुआलालंपुर के रास्ते इन्हें भारत की सरहदों में धकेला जाता था। जांच एजेंसियों को तब बड़ा झटका लगा जब उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी पेपर बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी डेलारू के साथ हुए एक बड़े विवाद का पता चला। भारत में ऑडिट के दौरान पाया गया कि घटिया क्वालिटी का करेंसी पेपर सप्लाई किया गया था और क्वालिटी सर्टिफिकेट्स में हेराफेरी हुई थी। भारत ने लगभग 2000 टन पेपर रिजेक्ट कर कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, लेकिन सिस्टम के भ्रष्टाचार और मिडिल मैन के जरिए उसी मशीनरी और स्पेसिफिकेशन का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने हुबहू भारतीय नोटों जैसे सुपर नोट्स छापने शुरू कर दिए। साल 2010 के शुरुआती महीनों में ही हर साल 1500 से 2000 करोड़ रुपए की फेक करेंसी भारत में दाखिल हो रही थी। एक तरफ इन पैसों से आतंकियों को फंडिंग हो रहा था। 2008 के 26/11 मुंबई हमले की फंडिंग में भी खनानी ब्रदर्स के इसी नेटवर्क का सीधा हाथ था। दूसरी तरफ भारत के बाजारों में अचानक इतनी करेंसी आने से महंगाई आसमान छूने लगी और रुपये की कीमत गिरने लगी। खनानी ब्रदर्स के तार मेक्सिको के खूंखार सिनालोआ कार्टेल, हिजबुल्लाह, तालिबान और अलकायदा तक जुड़ चुके थे। अफगानिस्तान में अफीम की खेती से आने वाला पैसा हो या खूनी आतंक की फंडिंग, खनानी ब्रदर्स दुनिया के सबसे बड़े मनी लॉन्डर बन चुका थे। अमेरिका के ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन डीए और भारत की खुफिया एजेंसियों की नजर अब खनानी ब्रदर्स पर टिक चुकी थी। भारत लगातार अमेरिका को इनपुट दे रहा था। अल्ताफ को पकड़ना किसी एक देश के बस की बात नहीं थी। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड की खुफिया एजेंसियां ने मिलकर एक बेहद कॉन्फिडेंशियल कवर्ट ऑपरेशन प्लान किया। डीए के एजेंट्स ने अपनी पहचान छुपाई और खुद को इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर के रूप में पेश किया। नकली पहचान और नकली कहानियों के साथ उन्होंने अल्ताफ के नेटवर्क से कॉन्टैक्ट किया। कई हफ्तों की एन्क्रिप्टेड बातचीत के बाद एक अंडरकवर एजेंट ने स्काइप पर अल्ताफ से कहा, अल्ताफ भाई, हमारे पास करोड़ों डॉलर का ड्रग मनी पड़ा है, इसे वाइट करना है। कमीशन की फिक्र मत करो, जो मांगोगे मिलेगा। अल्ताफ ने हंसते हुए जवाब दिया, पैसा चाहे खून से सना हो या कोकीन से, खनानी की मशीन से निकलेगा तो एकदम पाक हो जाएगा। अल्ताफ को जरा भी भनक नहीं थी कि उसकी हर कॉल, हर एन्क्रिप्टेड मैसेज डीए रिकॉर्ड कर रहा है। टेस्ट के लिए अंडरकवर एजेंट्स ने कुछ पैसा दुबई, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में अल्ताफ के आदमियों को दिया और उम्मीद के मुताबिक वो पैसा अल्ताफ का कमीशन कटने के बाद पूरी तरह वाइट होकर वापस आ गया। अब अल्ताफ के खिलाफ पुख्ता सबूत तैयार थे। डीए ने अपनी आखिरी और सबसे बड़ी चाल चली। उन्होंने अल्ताफ से कहा कि इस बार डील बहुत बड़ी है, इसलिए आमने सामने मिलना होगा। जगह तय हुई, पनामा। सितंबर 2015। जैसे ही मनी लॉन्ड्रिंग का ये बेताज बादशाह पनामा एयरपोर्ट पर उतरा, अमेरिकी एजेंसियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। मियामी की जेल में उसे ठूंस दिया गया। भारत के लिए यह एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियों के दिए गए इनपुट का बहुत बड़ा हाथ था। अमेरिका ने खनानी एमएलओ को पूरी तरह तबाह कर दिया और उसके पूरे परिवार को ब्लैकलिस्ट कर दिया। अल्ताफ अमेरिका की जेल में सड़ रहा था, लेकिन पाकिस्तान में बैठा जावेद खनानी अब भी हजारों करोड़ की फेक इंडियन करेंसी छापकर अपने गोदामों में भर चुका था। दाऊद और आईएसआई की ये करेंसी बस भारत की सरहदों में घुसने ही वाली थी, लेकिन इस बार उनका सामना एक नए भारत से था। नई दिल्ली के एक बेहद सुरक्षित कमरे में देर रात एक अहम बैठक चल रही थी। कमरे में मौजूद थे देश के प्रधानमंत्री मोदी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल और कुछ बेहद चुनिंदा खुफिया अधिकारी। अजित डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा, सर, जब तक पाकिस्तान के प्रिंटिंग प्रेस में छप रहे ये 500 और 1000 के नकली नोट भारत की इकोनॉमी में खपते रहेंगे, तब तक आतंकवाद को खत्म करना नामुमकिन है। एक ऐसा फैसला लिया जाना चाहिए जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। 8 नवंबर 2016 रात के करीब 8 बज रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेलीविजन स्क्रीन पर प्रकट हुए। उन्होंने देश को एड्रेस करते हुए एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इस एक फैसले ने भारत में भले ही हलचल मचा दी हो, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान के कराची में हुआ। जावेद खनानी के गोदामों में रखे हजारों करोड़ रुपए के वो जाली नोट, जिन्हें बनाने में सालों की प्लानिंग लगी थी, एक झटके में रद्दी के कागज के टुकड़ों में तब्दील हो गए। जावेद तकनीकी रूप से दिवालिया हो चुका था। दाऊद की डी कंपनी और दूसरे आतंकी संगठनों ने जावेद पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्हें अपना पैसा वापस चाहिए था। उधर मियामी की जेल में अल्ताफ ने टूटकर अमेरिकी एजेंसियों के सामने आईएसआई और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के सारे काले चिट्ठे खोलने शुरू कर दिए थे। जावेद खनानी अब पाकिस्तान के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर नेटवर्क के लिए एक बोझ और एक बड़ा खतरा बन चुका था। नोटबंदी को हुए 26 दिन बीत चुके थे। जावेद भयानक डिप्रेशन का शिकार हो चुका था। तारीख थी 4 दिसंबर 2016। जावेद खनानी कराची की मोहम्मद अली जौहर सोसाइटी में स्थित एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग साइमा टावर पहुंचा। ये बिल्डिंग उस वक्त सिर्फ 8वें माले तक ही बनी थी। जावेद उस दिन बहुत परेशान और बदहवास लग रहा था। वो 8वें माले पर किसी का इंतजार कर रहा था। अचानक एक जोर की चीख और फिर एक भारी चीज के जमीन पर गिरने की आवाज आई। लोग भागकर पहुंचे तो देखा जमीन पर खून से लथपथ एक इंसान पड़ा था। ये जावेद खनानी था। क्या उसने खुदकुशी की या उसे उस 8वें माले से नीचे फेंक दिया गया था? ये सवाल आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो अब शुरू हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को उठाया और बिना कोई पोस्टमार्टम किए अगले ही दिन मामले को आत्महत्या बताकर फाइल बंद कर दी। जावेद के परिवार ने भी इस पर एक शब्द नहीं बोला। अप्रैल 2017 में अमेरिका ने अल्ताफ खनानी को 68 महीने की कड़ी सजा सुनाई और उस पर भारी जुर्माना ठोका। साल 2020 में अल्ताफ जेल से बाहर तो आ गया, लेकिन आज वो कहां है, किस हाल में है, ये कोई नहीं जानता। खनानी ब्रदर्स का वो साम्राज्य जिसने सालों तक आतंकवाद, नशे और जाली नोटों के दम पर भारत को लहूलुहान करने की नापाक कोशिश की थी, अब इतिहास के कूड़ेदान में दफन हो चुका है।
दोस्तों,